यहाँ हम केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम चैप्टर्स के कुछ और कंसेप्ट समझ लेते हैं। हम अब समझेंगे रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, रिएक्शन कोएफिशिएंट Q एंड गिब्स एनर्जी G। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम जानते हैं कि गिब्स एनर्जी G डेल G, इसे हम कहते हैं गिब्स एनर्जी। ये इक्वल्स टू होता है डेल G स्टैंडर्ड प्लस RT ln Q। ये है एक स्टैंडर्ड रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी डेल G, और ये गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी कहते हैं, और ये रिएक्शन कोएफिशिएंट है। ये रिलेशन होता ही है एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम मिलता है रिएक्शन में, एट इक्विलिब्रियम हमारा डेल G इक्वल्स टू जीरो होता है, गिब्स एनर्जी जीरो होगा, चेंज इन गिब्स एनर्जी जीरो है। और Q जो है, जो रिएक्शन कोएफिशिएंट जिसे कहते हैं, Q इज इक्वल्स टू KC होता है। ये भी हमें पता है, K समझ लीजिए रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये रिएक्शन कोएफिशिएंट Q इज इक्वल्स टू K। K क्या है, इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है। तो फिर एट इक्विलिब्रियम क्या रिलेशन बनेगा, जीरो इक्वल्स टू डेल G स्टैंडर्ड। ये हमारा डेल G ये सिंबल के संग जब आ रहा है ना, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है ये। तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी प्लस RT ln K। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा डेल G स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू माइनस RT ln K है। ln मतलब लॉग, नेचुरल लॉग ln K। और यहाँ से फिर लिख सकते हैं ln K इज इक्वल्स टू माइनस डेल G बाई RT। और फिर लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस डेल G स्टैंडर्ड बाई RT। ये हो गया हमारा और एक रिलेशन बिटवीन K एंड गिब्स एनर्जी। इस रिलेशन से हमें क्या दिख रहा है कि इफ़ डेल G स्टैंडर्ड इज नेगेटिव, ये अगर नेगेटिव होगा तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा, और ई टू दी पावर माइनस समथिंग इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1, therefore K इज ग्रेटर देन 1। ओके, यहाँ पर ई टू दी पावर समथिंग जो है, ये नेगेटिव है तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, ई टू दी पावर समथिंग पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं ना, ये पॉजिटिव है मतलब कि ई टू दी पावर माइनस डेल G ये बाई RT, ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव है मतलब K पॉजिटिव है। ओके, और जब K पॉजिटिव है मतलब हमारा प्लस मोर देन 1 है, ये पॉजिटिव है और मोर देन 1 है, और ये मोर देन 1 है मतलब क्या है कि हमारा रिएक्शन अच्छा खासा क्वांटिटी में प्रोग्रेस हो चुका है। K का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर बड़ा है मतलब कि ज़्यादा करके प्रोडक्ट बन चुका है। तो इसका केस में हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है। ऑब्जर्वेशन क्या है, स्पॉन्टेनियस क्यों है, क्योंकि हमारा डेल G जो है ये नेगेटिव है इसलिए स्पॉन्टेनियस है, और साथ में क्योंकि हमारा K जो है मोर देन 1 है इसलिए ये रिएक्शन जो है प्रोडक्ट अच्छे खासे क्वांटिटी में बनाता है। प्रोडक्ट आर प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली, मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिलता है। ओके, यहाँ से है अगर हमारा गिब्स एनर्जी डेल G स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है मतलब कि ये ई टू दी पावर माइनस होल थिंग नेगेटिव में है, तो ई टू दी पावर माइनस डेल G स्टैंडर्ड बाई RT, ये पूरा टर्म लेस देन 1 होगा। ओके, ये पूरा टर्म लेस देन 1 है तो हमारा K भी जो है लेस देन 1 है। तो ये हमारा रिएक्शन क्या है, क्योंकि ये डेल G स्टैंडर्ड इज ग्रेटर देन 1 नहीं ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है
तो हमारा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये तो हम जानते ही हैं ना कि गिब्स एनर्जी जब पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, गिब्स एनर्जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। और नॉन स्पॉन्टेनियस के साथ साथ क्योंकि हमारा के बहुत छोटा है, लेस देन 1 है, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट जो है बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में रहेगा। तो ये लिख सकते हैं स्मॉल डिग्री ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। तो हमारा प्रोडक्ट भी बहुत कम क्वांटिटी में बन रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी बात हमें समझ आई। जब ये टर्म नेगेटिव है तो ई टू दी पावर, ये पूरा टर्म जो है ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ई टू दी पावर समथिंग पॉजिटिव। अब ई टू दी पावर समथिंग पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए के भी ग्रेटर देन 1। जब ये टर्म पॉजिटिव है, ये जब डेल जी माइनस ये टर्म पॉजिटिव है, तो ये पूरा टर्म क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा टर्म नेगेटिव, क्योंकि माइनस और फिर प्लस के संग मल्टीप्लाई है तो ये नेगेटिव ही है। तो ई टू दी पावर समथिंग नेगेटिव जो है वो हमेशा लेस देन 1 होता है, तो इसलिए के भी लेस देन 1। इस तरीके से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन साथ ही साथ प्रीडोमिनेंटली ज़्यादा प्रोडक्ट भी बनाते हैं। जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वो होना ही नहीं चाहता रिएक्शन, इसलिए प्रोडक्ट जो है वो भी बहुत कम क्वांटिटी में बनते हैं। तो हमने ये दोनों चीज़ यहाँ से देख लिया। ठीक है, अब इनके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं। तो ये इस टाइप से न्यूमेरिकल दिया है कि डेल जी स्टैंडर्ड मतलब गिब्स एनर्जी या फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू इतना है, और मुझे के सी निकालने को कहा है। तो मुझे रिलेशन पता है, इनका क्या रिलेशन है। रिलेशन है कि डेल जी स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, ये एक रिलेशन है। और एक रिलेशन क्या है कि यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि के इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस डेल जी स्टैंडर्ड बाई आर टी। ये दोनों बातें हैं। मुझे यहाँ क्या निकालना है, अभी के निकालना है। तो मैं के लिए क्या करूँगा, डेल जी का वैल्यू मुझे दिया है, आर का वैल्यू मुझे पता है। आर कितना है, आर है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन। क्योंकि जूल में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी किलो जूल लिखा है, इसलिए इसे भी जूल में ले रहा हूँ। और टी कितना है, टी दिया है 298 केल्विन, और जी मुझे पता है डेल जी स्टैंडर्ड ये है किलो केल्विन से केल्विन में कन्वर्ट कर लूँगा तो 13.8 इंटू 10⁻³ तो ये सारे वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा। तो हमारा के इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस, अब ऊपर ये सब कुछ पुट करना है। डेल जी है 1.38 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई आर है 8.31 इंटू टी है 298। ये कैलकुलेटर में पूरा सॉल्व करता हूँ तो ई टू दी पावर माइनस 5.569 आता है, और इसे सॉल्व करते हैं तो 3.81 इंटू 10⁻³ आ रहा है। तो ये हमारा हो गया के निकालने का तरीका। तो मुझे अगर गिब्स एनर्जी पता है तो मैं इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के या के सी निकाल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि के सी दिया है, मुझे गिब्स एनर्जी निकालना है। तो इनके लिए कौन सा यूज़ करूँगा, एक तो ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है, दो ही तो एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर मुझे ये वाला यूज करना है। तो मैं जानता हूँ आर कितना होगा, आर है 8.31 इंटू 10⁻, सॉरी 10⁻ नहीं 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ये आर है। टी कितना है, टी है 300 के, और के दिया है इतना है। तो गिब्स एनर्जी कितना होगा, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ओके, तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी कितना होगा, इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, इक्वल्स टू माइनस तो माइनस ही है 8.31, फिर है के 300 फिर एल एन, और के कितना है 2 इंटू 10⁻13।
ये हमारा के। इसे अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आता है -7.64 इंटू 10⁴ जूल पर मोल। ओके, तो हमने क्या देखा यहाँ से कि जब ये के का वैल्यू बहुत बड़ा है ना, तब देखिए गिब्स एनर्जी नेगेटिव आता है। ओके, और देखिए जब के का वैल्यू छोटा है तो गिब्स एनर्जी पॉजिटिव है। इसका मतलब कि जब जब हमारा रिएक्शन में गिब्स एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब ये कह सकते हैं गिब्स एनर्जी नेगेटिव है, इस केस में गिब्स एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है। और नॉन स्पॉन्टेनियस में के का वैल्यू भी छोटा है, मतलब रिएक्शन जल्दी होना नहीं चाहता है ना। तो ये रिएक्शन मैं कह सकता हूँ कि हार्डली प्रोसीड्स, इसलिए तो के का वैल्यू छोटा है बहुत। ठीक है, और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। इस केस में देखिए के का वैल्यू काफ़ी बड़ा है और रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि ये जी भी नेगेटिव है। तो ये हो गया हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और के का वैल्यू भी काफ़ी बड़ा है, तो ये हमारा रिएक्शन जो है कम्प्लीटली प्रोसीड हो जाता है, प्रोसीड्स कम्प्लीटली। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है रिएक्शन, इतना हद तक रिएक्शन आगे बढ़ जाता है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जितने भी रिएक्टेंट है पूरे के पूरे शायद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हो, इस हद तक रिएक्शन चले जाते हैं। तो हमने ये सारी बातें समझ ली यहाँ से। अब देखते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या इक्विलिब्रिया है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इक्विलिब्रियम जिस जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है हमारा प्रेशर, तीसरा कह सकते हैं टेम्परेचर, चौथा है वॉल्यूम लिख लेता हूँ, फिर लिख लेता हूँ कैटलिस्ट, तो इतने सारे चीज़ें हमने लिख लिया कि इनके चेंज होने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या असर होता है वो देखते हैं। और ये सारे का सारा ये सारे चेंज इक्विलिब्रियम पे जो होंगे, इक्विलिब्रियम पे पहले होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी होंगे, लेकिन ये सारे चेंज का प्रिंसिपल सेम है, वो डिपेंड करता है ला चैटलियर्स प्रिंसिपल पे। अब ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं देख लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पर देखिए ला चैटलियर्स प्रिंसिपल लिखा है, इट स्टेट्स दैट अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ सिस्टम विल कॉज द सिस्टम टू चेंज इन सच ए मैनर सो एज टू रिड्यूस और टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ द चेंज। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि जो भी फैक्टर्स हमारे इक्विलिब्रियम के कंडीशन को डिटरमाइन करता है, ठीक है, उस फैक्टर्स में अगर कुछ भी चेंज आता है तो वो उस चेंज के कारण सिस्टम ऐसे बिहेव करेंगे या इस डायरेक्शन में अपने आप को ले जाएंगे कि वो चेंज को रिड्यूस किया जा सके। और भी सिंपल शब्दों में कि अगर हमारा एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड है जहाँ पर प्रोडक्ट ए भी है, रिएक्टेंट ए और बी दोनों है, और सी और डी प्रोडक्ट भी है, ये चारों चीज़ ही है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वॉल्यूम में या कह सकते हैं और कॉन्सेंट्रेशन में, सबका एक अपना अपना कॉन्सेंट्रेशन है, वो सारे में इस्टेब्लिश कर रहा है, ऑलरेडी ये इक्विलिब्रियम में है। अब मैं किसी कारण से अगर प्रेशर बढ़ा दूँ तो रिएक्शन ऐसे अपने आप को सिस्टम बिहेव करेंगे या ऐसे चेंज करेंगे कि ये प्रेशर कम हो जाए। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूँ तो सिस्टम चाहेगा प्रेशर को कम कर देना, और कम कर देने के लिए इसे जिस डायरेक्शन में जाना होगा उस डायरेक्शन में वो चले जाएंगे। डायरेक्शन मतलब दो ही डायरेक्शन है, ये ए बी प्लस बी
ऐसा, ये है सी प्लस डी, स्मॉल डी कैपिटल डी, ये है और ये। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूं तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा कि प्रेशर कम हो जाना चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएंगे कि टेम्परेचर कम हो जाना चाहिए। वॉल्यूम का भी सेम और कॉन्सेंट्रेशन का भी सेम। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाए कि कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। सीधी सी बात है कि जो भी होगा चेंज होगा उसको काउंटर करने के लिए, उसे अपोज करने के लिए रिएक्शन डायरेक्शन चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूँ एग्जाम्पल के साथ, तब एक एक करके सारे को देख लेते हैं। लाचेटियस प्रिंसिपल पे ही ये सब कुछ बेस्ड है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए। कॉन्सेंट्रेशन इसके बेस्ड पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि हमारा H2 गैस प्लस I2 गैस ये इक्विलिब्रियम पे है 2HI गैस। तो मैं मान लेता हूँ कि ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे है मतलब कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें ऑलरेडी H2 भी एग्जिस्ट करता है, I2 भी एग्जिस्ट करता है और HI भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस कंटेनर में ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब कि अब कुछ भी बढ़ नहीं रहा, कुछ भी घट नहीं रहा, कुछ भी नया कुछ क्वांटिटी नहीं बन रहा। जितना H2 जितना I2 जितना HI था वो था, उतना ही इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। इस हाल में अगर मैं इनमें हाइड्रोजन ऐड कर दूं अलग से इस मिक्सचर में, फिर से इक्विलिब्रियम मिक्सचर है ना, इसे कहते हैं ना इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर इक्विलिब्रियम में है, इसमें अगर मैं H2 ऐड कर दूं तो क्या होगा। तो आप देखिए ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा था, इसमें अगर मैं H2 ऐड कर दिया तो इस H2 को ज़्यादा, ये H2 ज़्यादा हो गया ना, इस H2 को यूज अप करने के लिए क्या होगा, ये H2 बाकी I2 जो यहाँ पर उनके संग रिएक्ट करके फिर कुछ HI बना देंगे और फिर से ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। इनका ये मतलब हुआ कि अगर मैं H2 बढ़ा देता हूँ तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में अपने आप को ले जाएंगे कि H2 खर्च हो जाए, यूज अप हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं H2 ज़्यादा कर देता हूँ तो रिएक्शन इसे यूज करने के लिए रिएक्शन H2 के संग I2 मिलाकर अगर HI बना दे तब ये H2 खर्च हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर मैं H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूँ तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वैसे ही अगर आप सोचिए कि मैं अगर सिर्फ I2 का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूँ, यहाँ से कुछ I2 निकाल लूँ बाहर, तब क्या होगा, रिएक्शन ये कम हो गया ना, तो इसे बैलेंस करने के लिए HI कुछ टूटकर फिर से H2 और I2 बनाएगा ताकि ये वापस अपनी जगह पे आ जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रिएक्शन जो है बैकवर्ड जाएंगे। ठीक है, वैसे इसके लिए भी सोच सकते हैं कि ये रिएक्शन में I2 H2 I2 और HI तीनों एग्जिस्ट करते हैं। मैं अगर HI का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूँ तो फिर HI कुछ टूट कर H2 और I2 बन जाएंगे ताकि फिर से KC इस्टेब्लिश हो जाए। मेन बात क्या है कि मुझे KC इज इक्वल्स टू HI का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई H का कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी H2 का कॉन्सेंट्रेशन और I2 का कॉन्सेंट्रेशन, इसे मुझे फिक्स रखना है। यही तो बात है। अगर ये बढ़ा दूं तो इनको भी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाना होगा ताकि ये कांस्टेंट हो जाए। अगर ये कमा दूं तो इनको भी थोड़ा थोड़ा कम हो जाना होगा ताकि ये फिर से अपने वैल्यू पे आ जाए। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए अगर मैं H2 बढ़ाता हूँ तो रिएक्शन क्या करेगा, इस H2 को खर्च करने के लिए इनके साथ इनको मिलाकर ये बना देंगे। तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा, थोड़ा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और थोड़ा प्रोग्रेस करेंगे। अगर मैं किसी का I2 का H2 का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूं तो उस H2 के भरपाई करने के लिए रिएक्शन इस डायरेक्शन में आएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में, ताकि H2 फिर से बढ़ जाए। I2 को कमा दूँ तो फिर भी रिवर्स डायरेक्शन में ताकि I2 बढ़ जाए। I2 को बढ़ा दूँ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ताकि I2 घट जाए। अगर H2 को बढ़ा दूँ तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ताकि H2 घट जाए। अगर H2 को घटा दूँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ताकि HI बढ़ जाए, सॉरी HI बढ़ जाए। तो जिसको भी मैं कम करूँगा रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे कि उसे बढ़ा देंगे, जिसे मैं बढ़ाऊँगा रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे कि उसे कम कर दें। तो यही है हमारा लाचेटियस प्रिंसिपल और कॉन्सेंट्रेशन का कंसेप्ट। यहाँ पर अगर एक ऐसे क्वेश्चन देख लूँ और एक एग्जाम्पल के जैसे कि अगर हमारे पास दिया है एक रिएक्शन ऐसा 2
SO2 ये भी गैस है, प्लस O2 ये भी गैस है, मिलाकर इक्विलिब्रियम में बना रहे हैं 2SO3 ये भी गैस है। इस हाल में कह रहे हैं कि व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम व्हेन मोर SO3 गैस इज एडेड टू द सिस्टम। जब ये इफ मोर SO3 gas is added, then what will happen to equilibrium? इक्विलिब्रियम का क्या होगा उस वक्त, आप ही बताइए। ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, अगर मैं इसके क्वांटिटी को बढ़ा दूँ और ज़्यादा गैस ऐड कर दूँ, इक्विलिब्रियम का क्या होगा? इस गैस को खर्च करने के लिए इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में पूरा हमारा रिएक्शन मूव करेगा। तो उस डायरेक्शन में क्या होगा? रिएक्शन विल गो इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, ताकि फिर से जाकर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। विल गो इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन टू रीस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर इसके जगह ऐसे बोलते कि मैं SO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देता हूँ, अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ तब क्या होगा? इस केस में क्या होगा? देन अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिए तो रिएक्शन विल गो इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, उस वक्त फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा जब इनका कॉन्सेंट्रेशन मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा O2 के संग रिएक्ट करके और SO3 बना देंगे ताकि SO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए और O2 का भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा और इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और पूरा चीज़ एक नए इक्विलिब्रियम पे आकर इस्टेब्लिश हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब Kc इज इक्वल टू SO3 का कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई SO2 के कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर 2 और इनका O2 के कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर कुछ नहीं 1। ऐसा अगर ये जब ऐसा इस्टेब्लिश होगा तब तक इक्विलिब्रियम हमें अचीव होगा। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा। दूसरा हम देखते हैं प्रेशर के लिए कि प्रेशर से कैसे ये डिटरमाइन होगा कि हमारा इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर पे। ठीक है, तो आप देखिए, अगर प्रेशर बढ़ गया तो प्रेशर घटाना होगा, रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में जाएगा कि प्रेशर कम हो, और अगर प्रेशर कम कर दिया गया है तो रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में जाएगा कि प्रेशर बढ़ जाए। ठीक है ना, अब ये कैसे होता है ये देखते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। एग्जाम्पल लेते हैं CO गैस का प्लस 3H2 गैस, ये एक हमने पहले भी ले चुका है। ये इनके साथ रिएक्ट करके CH4 गैस और H2 गैस बना रहे। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब कि एक कंटेनर है इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है? हमारे पास एक कंटेनर में CO2 भी है, H2 भी है, CH4 भी है और H2O भी है। ये एट इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था इनिशियली हमारे पास क्या था? इस कंटेनर में सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड था और H2 गैस था। बाद में ये मिलाकर कुछ ये भी बना दिए, ये दोनों भी बना दिए। अब ये दोनों मिलकर ये बना रहे हैं और ये दोनों मिलकर ये बना रहे हैं। ये चलता ही रहता है, इक्विलिब्रियम में यही काम होता है। तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, इस इक्विलिब्रियम के हाल में मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज्ड, इनका प्रेशर इंक्रीज्ड। तो प्रेशर इंक्रीज हो गया तो प्रेशर डिक्रीज करना होगा। अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाए कि प्रेशर डिक्रीज हो जाए? अब किस डायरेक्शन में जाएंगे? देखिए, ये फॉरवर्ड, ये जो रिएक्टेंट साइड है, यहाँ पे कितना मोल ऑफ गैसेस है? तो ये 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3 मोल ऑफ
हाइड्रोजन। तो टोटल कितने मोल हैं यहाँ पर, अगर मैं ऐसे सोचूं तो टोटल कितने मोल हैं यहाँ पर, यहाँ पर टोटल कितने मोल है, यहाँ पर टोटल 4 मोल है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ कितने मोल है टोटल, 1 मोल ऑफ मीथेन एंड 1 मोल ऑफ वाटर वेपर, वाटर गैस, तो इनका 2 मोल है। अब देखिए मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया है, प्रेशर को अब क्या होना है, कम होना है। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, प्रेशर कम होगा। आप देखिए इस डायरेक्शन में 4 मोल्स है और इस डायरेक्शन में 2 मोल्स है। ज़्यादा मोल है मतलब कि ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि वहाँ पर मोल्स नंबर ऑफ गैसेस, गैस के मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं ज़्यादा है तो उसी स्पेस में अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल है तो ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, कम है तो कम प्रेशर बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, मुझे प्रेशर कम करना है तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे ताकि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो गैस के वो 4 से 2 हो जाए। तो जितना 4 से 2 होता जाएगा उतना ही हमारे गैस में नंबर ऑफ मोल्स कम होते जाएंगे, मतलब कि हमारा प्रेशर भी कम होता जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है, ऐसा लिख सकते हैं एक फॉर्मूला के जैसा कि व्हेन प्रेशर इंक्रीज देन रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फ्यूअर मॉलिक्यूल्स, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम है वो उस डायरेक्शन में जाएंगे। और उल्टा कि व्हेन प्रेशर डिक्रीज देन रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मोर मॉलिक्यूल्स। यही तो है। तो फिर हमारे ये वाले एग्जाम्पल में अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, देखिए तो प्रेशर को डिक्रीज करना है। अगर किसी ने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर को डिक्रीज करना है। प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स कम होने चाहिए, तो 2, मतलब हमारे रिएक्शन अगर 4 से 2 की तरफ जाएगा तब प्रेशर डिक्रीज होगा। देयरफॉर प्रेशर किसी ने बढ़ा दिया है तो रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी एग्जाम्पल में अगर किसी ने कहा कि प्रेशर कम हो गया है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, तो आंसर है रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि जब प्रेशर कम हो गया है तो प्रेशर को बढ़ाना है, और प्रेशर तब बढ़ेंगे जब ये 2 से 4 की तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ेंगे तभी तो प्रेशर बढ़ेगा। एक फिक्स कंटेनर है, उसमें अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएंगे तब प्रेशर बढ़ जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर प्रेशर किसी ने कम कर दिया है, मुझे बढ़ाना है एज पर लैचेटिलस प्रिंसिपल, प्रेशर को बढ़ना चाहिए। प्रेशर कब बढ़ेंगे, जब मैं 2 से 4 की तरफ जाऊँगा, तो रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन इस केस में। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं ऐसा, जहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ ऐसे एग्जांपल, और एक जहाँ पर लेता हूँ कि ऐसे 2SO2 गैस प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम में है विथ 2SO3 गैस। ठीक है, इस साइड कितना है टोटल, इस साइड है हमारा नंबर ऑफ मोल्स 3, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 2, सब गैस है। अब किसी ने प्रेशर बढ़ा दिया तो देन टू डिक्रीज प्रेशर, किसी ने प्रेशर बढ़ा दिया, देन टू डिक्रीज प्रेशर क्या करना होगा, 3 से 2 की तरफ जाना होगा। देन टू डिक्रीज प्रेशर रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएंगे तो प्रेशर कम होगा। किसी ने प्रेशर को कम कर दिया, देन टू इंक्रीज प्रेशर, रिएक्शन क्या होगा, 2 से बैकवर्ड 3 की तरफ आएंगे तब रिएक्शन प्रेशर बढ़ेगा, रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। ठीक है, ये हमने सीख लिया यहाँ से। और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारा ऐसा केस है जहाँ पर दोनों ही सेम है, जैसे कि यहाँ H2 गैस प्लस क्लोरीन गैस मिलाकर बना रहे हैं हमारे 2HCl गैस। अब यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल्स है या मोल्स है, कह सकता हूँ 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड,
और प्रोडक्ट साइड में भी 2। यहाँ पर अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो भी देन नो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम और ना ही रिएक्शन में कोई मूवमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया है तो भी रिएक्शन किधर भी नहीं जा सकता, एक ही बात है। और प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो भी रिएक्शन किधर भी नहीं जा सकता, दोनों तरफ एक ही नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये इस केस में प्रेशर इंक्रीज करे तो भी कोई शिफ्ट नहीं आएंगे, और इस केस में प्रेशर डिक्रीज करे तो भी कोई शिफ्ट नहीं आएंगे। तो इस केस में क्या कह सकते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो इंडिपेंडेंट है प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता कि प्रेशर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम चेंज होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कब? जब हमारा दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम इज सेम। ओके, और एक एग्जांपल की समझते हैं कि जब सॉलिड कुछ आ जाए तब, जैसे कि अब यहाँ तो सारे गैस की बात कर रहे थे हम तीनों एग्जाम्पल में। अब यहाँ देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड है, डिकम्पोज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड ये भी सॉलिड है, प्लस ऑक्सीजन गैस सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये गैस है। इस हाल में क्या होगा अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो अब फिर देखिए यहाँ पर इनका तो प्रेशर के ऊपर कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं, यहाँ पर ही सिर्फ नंबर ऑफ मोल 1 है, यहाँ पर मैं पकड़ सकता हूँ 0 है। ठीक है, इस हाल में अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो मुझे प्रेशर डिक्रीज करना है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएंगे कि प्रेशर डिक्रीज होगा? रिएक्शन 1 से 2 0 की तरफ आएंगे तब हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा, तो रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। फिर अगर प्रेशर किसी ने डिक्रीज कर दिया तो मुझे प्रेशर इंक्रीज करना है, तो ज़्यादा ये डिकम्पोज होकर इधर जाएंगे तब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बनेंगे, और ज़्यादा गैस बनेंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो जब किसी ने बाहर से प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। ये सब कुछ लार्ज-चार्टियस प्रिंसिपल पे ही डिपेंड करता है। इतनी बात हमें समझ आ गई कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूव कर सकता है, बैकवर्ड भी मूव कर सकता है, और जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम रहेंगे तो रिएक्शन कहीं ना भी मूव कर सकता है, चाहे आप प्रेशर इंक्रीज करिए या प्रेशर डिक्रीज करिए। अब अगर हम वॉल्यूम को लेकर सोचें, यही सारी बातें कि वॉल्यूम पे का अगर मैं इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे। तो इनमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। इतने ऊपर में हमने जो भी सोचा था ये सारे एक इतने बड़े फिक्स कंटेनर है, इनका अंदर में प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या, कमा दिया तो क्या, ये सारी बातें हमने सोचे थे। अब आप देखिए कि अगर वॉल्यूम को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ क्या होगा। दो ही केस है ना, वॉल्यूम को मैं इंक्रीज़ कर दिया या वॉल्यूम को मैं डिक्रीज़ कर दिया। अगर मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया तो ये कंटेनर था, अब इस कंटेनर को मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ से इतना बड़ा मैंने बना दिया, यहाँ से इतना बड़ा बना दिया। अब ये हमारा जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया इस कंटेनर का तो क्या होगा, समझने की बात है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इनका प्रेशर डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज मतलब प्रेशर डिक्रीज, और प्रेशर डिक्रीज मतलब फिर वही होगा जो जिससे प्रेशर इंक्रीज हो जाए। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो प्रेशर डिक्रीज हुआ, फिर रिएक्शन ऐसा मूव करेगा कि प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाए, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा मैं फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाऊँगा। समझ आ रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर डिक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज होना मतलब प्रेशर डिक्रीज होने के बराबर। और प्रेशर डिक्रीज हो गए तो रिएक्शन ऐसा मूवमेंट करेगा एज पर लार्ज-चार्टियस प्रिंसिपल कि प्रेशर इंक्रीज हो जाने चाहिए, बस इतनी सी बात है। फिर से देखूँ कि अगर मैं वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया मतलब इतना था अब मैं छोटा कर दिया उसे, तो लाजमी सी बात है अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब ही है प्रेशर का इंक्रीज होना, और प्रेशर इंक्रीज हो गया तो एज पर लार्ज-चार्टियस प्रिंसिपल रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएंगे कि हमारा प्रेशर फिर से डिक्रीज हो जाना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अब सारे एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले वाले एक एग्जाम्पल में ऐसा था कि हमारा CO गैस है प्लस 3H2 गैस, ये मिलाकर हमें दे रहे हैं CH4 गैस एंड H2 गैस। ये एक एग्जांपल है। फिर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, ये H2 गैस प्लस Cl2 गैस मिलाकर हमें देते हैं 2HCl गैस।
फिर एक एग्जांपल लेते हैं, ये यहाँ पर था 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, हमें मिला कर दे रहे हैं 2SO3 गैस। ओके, और कुछ ले लें। एक ये भी ले लेते हैं एग्जांपल के लिए कि हमारा CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब ये कैसे बिहेव करेंगे, मैं इस केस में लेता हूँ कि किसी ने बाहर से प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया, तब क्या, प्रेशर इंक्रीज़ का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज़ का मतलब प्रेशर डिक्रीज़। प्रेशर डिक्रीज़ होने पे अब आप देखिए इस साइड कितने हैं, इस साइड है नंबर ऑफ मोल्स 4, इस साइड कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स 2। प्रेशर डिक्रीज़ किसी ने कर दिया, मुझे प्रेशर इंक्रीज़ करना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाने होंगे, तो मैं 2 से 4 की तरफ आऊँगा, मतलब रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड, तब इक्विलिब्रियम मिलेगा। किसी ने वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर दिया, इनका मतलब ही कि प्रेशर इंक्रीज हो गए, प्रेशर इंक्रीज हो गए तो मुझे प्रेशर डिक्रीज़ करना है। प्रेशर डिक्रीज़ करने के लिए जब मैं 4 मोल से 2 मोल्स की तरफ जाऊंगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, तो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। आ रहा है, सेम कंसेप्ट है। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर दूँ तो प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन उसके बाद रिएक्शन किधर भी नहीं जाएगा क्योंकि नो शिफ्ट इन रिएक्शन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स सेम है, इनका भी सेम। अगर वॉल्यूम डिक्रीज करूँ तो इसका मतलब ही कि प्रेशर इंक्रीज हो गया, फिर भी इनमें कोई शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड मोल्स सेम है। इनका देखो, अगर किसी ने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया बाहर से तो प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज है तो मुझे प्रेशर इंक्रीज करना है। इधर पे कितने मोल्स है, टोटल 3 मोल्स है। यहाँ पे कितने मोल्स है, यहाँ 2 मोल्स है, तो मुझे प्रेशर इंक्रीज करना है, मतलब कि मैं 2 से 3 की तरफ आऊँगा तब प्रेशर इंक्रीज होगा, तो रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। ठीक है, और इसका उल्टा, अगर प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया इसका मतलब ही प्रेशर इंक्रीज हो गया, और अगर मुझे प्रेशर फिर से डिक्रीज करना है तो मैं 3 से 2 की तरफ जाऊंगा, मतलब रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, एक ही कंसेप्ट है, जो प्रेशर का कंसेप्ट है वही वॉल्यूम का है, जस्ट वॉल्यूम का इंक्रीज होना मतलब प्रेशर का डिक्रीज होना। अब प्रेशर डिक्रीज होने पे जो करना है वो करना है। इनके केस में देखो, यहाँ तो 0 है, इनमें 0 है। गैस की बात करता हूँ क्योंकि सॉलिड का प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और इनमें 1 है। ठीक है, अब किसी ने वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, इनका मतलब ही कि प्रेशर डिक्रीज कर दिया, और प्रेशर डिक्रीज हो गया है, प्रेशर को इंक्रीज करना है, तो रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे जहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होगा 0 से 1 की तरफ, जहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैसेस मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, तो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, अगर किसी ने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया मतलब प्रेशर इंक्रीज कर दिया, अब प्रेशर इंक्रीज है तो मुझे प्रेशर डिक्रीज करना है, तो मैं अगर ऐसे डायरेक्शन में जाऊँ ना जहाँ नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स कम हो जाए तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएंगे, तो रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। तो ये हमने वॉल्यूम को भी देख लिया, प्रेशर को भी देख लिया, और कॉन्सेंट्रेशन को भी देख लिया। अब यहाँ देख लेते हैं टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे। तो देखिए, जब भी हमारा रिएक्शन होगा वो 2 ही टाइप के हो सकते हैं, एक है एक्सोथर्मिक और दूसरा है एंडोथर्मिक। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी में करूँ तो वो इक्विलिब्रियम में जाएंगे, लेकिन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सी प्लस डी दे रहे हैं, लेकिन ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब कि ये हीट देंगे मुझे, हाँ, हीट आउटपुट देंगे मुझे। तो अगर जो हीट आउटपुट दे रहे हैं उनमें साइन होता है डेल एच, मतलब इंथैल्पी नेगेटिव, मतलब मुझे हीट वो दे रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कैसा है, एक्सोथर्मिक। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें हीट मिलता है एज अ प्रोडक्ट, मतलब बाहर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी जब मैं किया तो मुझे यहाँ हीट मिल रहा है, सी प्लस डी के साथ हीट भी मुझे मिल रहा है एज ए प्रोडक्ट।
ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा होगा? एंडोथर्मिक में मुझे हीट देना है, यहाँ पे लिखता हूँ एंडोथर्मिक, जहाँ ए प्लस बी को अगर मैं सी और डी इक्विलिब्रियम में रखता हूँ, सी प्लस डी, तो ये रिएक्शन होने के लिए ही मुझे हीट देना है। हीट दूंगा तभी ये ए प्लस बी सी और डी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये इसे यहाँ पर इंथैल्पी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इसे कि ए प्लस बी के साथ हीट भी है, अगर मैं हीट दूंगा तब जाकर ये सी प्लस डी बनेगा, और सी प्लस डी को अगर मैं मिलाऊं तो मुझे ए प्लस बी प्लस हीट भी मिलेगा, है ना। तो ये फॉरवर्ड जा रहा है तो हीट यूज़ करके सी प्लस डी बना रहे हैं, और अगर बैकवर्ड जा रहे हैं तो सी प्लस डी टूटकर या मिलकर ए बी और हीट तीनों मिल रहे हैं। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं कह सकता हूँ कि एंडोथर्मिक है, हीट चाहिए तब ये बनेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में कह सकता हूँ कि ये एक्सोथर्मिक है, मतलब कि ये मिलाकर हीट एज ए आउटपुट देंगे मुझे। तो मैं हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन ही पकड़ता हूँ। ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर देखूँ तो एंडोथर्मिक है, क्योंकि ए प्लस बी को हीट चाहिए तब वो सी प्लस डी को हीट चाहिए तब वो ए बी बनाएंगे। ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, क्योंकि ए बी को अगर सी और डी को अगर मैं मिलाऊँ तो मुझे ए बी प्लस हीट भी मिल जा रहा है। समझ आ रहा है ये बात? अच्छा, इस टाइप के रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूँ तो क्या, और टेम्परेचर को घटा दूँ तो क्या? देखिए, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूँ मतलब क्या है, मुझे जितना हीट चाहिए था उससे ज़्यादा हीट आ गया है सिस्टम में, तो हीट को लार्ज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करना है, उस हीट को यूज कर लेना है ताकि मेरा हीट कम हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए सिस्टम का। तो अगर मुझे हीट को यूज करना है तो क्या करूँगा, सी प्लस डी के साथ हीट को भी यूज़ करूँगा, तब जाकर वो ए बी बनेगा, तब हमारा हीट भी कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो ये हमारे बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। ठीक है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया मतलब कि ये पूरे इक्विलिब्रियम में, ये पूरा तो इक्विलिब्रियम में आता है ना एक साथ, एक कंटेनर के अंदर, ऐसे कंटेनर है उसके अंदर ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और हीट भी है। अब यहाँ पर किसी ने टेम्परेचर इनका कम कर दिया बाहर से, तो फिर टेम्परेचर को बढ़ाना है एज पर लार्ज प्रिंसिपल। अब टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट चाहिए, कैसे आएगा हीट? और ताकि ए और बी और ज़्यादा रिएक्शन करके सी डी प्लस हीट बना दे, तब मुझे हीट भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये टेम्परेचर किसी ने कम कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, और टेम्परेचर बढ़ेगा जब ए प्लस बी सी और डी बनाएंगे, मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड होना चाहिए, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। बस इतना सा कंसेप्ट है। अब इस रिएक्शन में अगर देखें तो यहाँ क्या, टेम्परेचर किसी ने बढ़ा दिया तब क्या, टेम्परेचर किसी ने घटा दिया तब क्या। देखिए, टेम्परेचर किसी ने बढ़ा दिया, ऑलरेडी यहाँ पर ए प्लस बी प्लस हीट यूज होता है तब सी और डी बनता है। किसी ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मुझे अब टेम्परेचर घटाना है। टेम्परेचर कैसे घटाएंगे, जब वो हीट जो है यूज हो जाएगा तो ए प्लस बी को हीट के संग मिलाकर यूज अप कर ले तो और सी और डी भी बन जाएंगे, प्लस हीट भी यूज हो जाएगा, तो टेम्परेचर हीट यूज हो जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। किसी ने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, मुझे टेम्परेचर कमाना है, टेम्परेचर कमाने के लिए हीट कमाना होगा, हीट कमाने के लिए मैं ए प्लस बी को हीट के संग मिला कर सी और डी बना दूँ ताकि हीट यूज अप हो गया। तो इसके लिए हमने क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। अब टेम्परेचर किसी ने डिक्रीज कर दिया तो मुझे अब टेम्परेचर इंक्रीज करना है। टेम्परेचर कहाँ से आएगा, हीट से आएगा। हीट कहाँ कैसे मिलेगा, अगर मैं सी और डी को मिला दूँ इस डायरेक्शन में तो वो ए और बी भी बनाएंगे प्लस हीट भी बनाएंगे, और जैसे ही हीट आएगा उससे टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हो जाएंगे। तो टेम्परेचर किसी ने डिक्रीज किया था, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। कब होगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड आएंगे, तो रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। बस ये थोड़ा कंसेप्ट है, ये समझने से ही आपका टेम्परेचर पे कंसेप्ट हो गया। ये हर चीज़ लार्ज एटेरियर्स पे ही बेस्ड है कि कुछ अगर बढ़ जा रहा है तो रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे कि उस क्वांटिटी को कम करेंगे। अगर कोई क्वांटिटी कम हो गया तो रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे ताकि उस क्वांटिटी को बढ़ा दे,
तभी जाकर हमारा इक्विलिब्रियम हरदम एस्टेब्लिश्ड रहेगा। तो एक एग्जांपल से इससे समझते हैं कि इसी केस में अगर मैं एग्जांपल लूँ कि एक H2 + I2 मिलकर मुझे दे रहे हैं 2HI और साथ में लिखा है कि डेल H नेगेटिव है और कुछ नहीं कहा इन्होंने, सिर्फ लिख दिया कि डेल H नेगेटिव है। अब बताइए डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। हाँ, तो लिखा है डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, यही बताना है। अब आप देखिए क्या समझ आ रहा है, क्योंकि ये माइनस है मतलब कि हमारा रिएक्शन क्या है, डेल H इक्वल्स टू नेगेटिव, दैट इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है रिएक्शन हमारा, यहाँ से यहाँ जाने में। किसी ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मुझे क्या करना है, किसी ने बढ़ा दिया, सो रिएक्शन विल मूव इन सच अ डायरेक्शन to such a direction that temperature decreases। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ऐसे डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। अब देखिए टेम्परेचर किस डायरेक्शन में जाने से टेम्परेचर डिक्रीज होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया तो ये तो एक्सोथर्मिक है मतलब हीट और मुझे मिल रहा है। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो वो एंडोथर्मिक है मतलब हीट यूज अप हो जाएगा। तो हीट यूज अप हो जाएगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो देयरफॉर ये क्या है, हमारा रिएक्शन कहाँ जाएगा, रिएक्शन विल गो, रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही है कि नेगेटिव मीन्स इट इज, सो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रिएक्शन विल प्रोसीड इन सच ए डायरेक्शन दैट इट विल डिक्रीज द टेम्परेचर, देयरफॉर इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये हमें समझ आ गया। अगर किसी ने ये इसी क्वेश्चन में कहा होता कि टेम्परेचर इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो गया है, तब क्या, तो टेम्परेचर डिक्रीज मतलब कि मुझे टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में जाएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज हो। तो रिएक्शन तो लिखा ही है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट मिलेगा मुझे, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड सो दैट टेम्परेचर इंक्रीजेस। इतनी सी बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लिखा है कि नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिलकर, ये O2 है, मिलकर मुझे बना रहे हैं 2NO और इनका इंथैल्पी पॉजिटिव है, लिखा है ऐसा। अब कह रहे हैं कि टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव है मतलब कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। ठीक है, मतलब हीट यूज अप करेंगे तब जाकर ये ऐसा फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएंगे। टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, बढ़ाना है, तो ये इधर से इधर आएगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है मतलब हीट यूज करेंगे, यहाँ पर लिख सकता हूँ हीट प्लस हीट, तो यहाँ पर ये हीट को यूज करेंगे तब जाकर ये आएगा। मुझे टेम्परेचर घट गया, मुझे और टेम्परेचर बढ़ाना है, मुझे हीट चाहिए, मुझे ख़त्म नहीं करना हीट, मुझे हीट प्राप्त करना है। तो अगर मैं इसे इस डायरेक्शन ले जाऊँ तो हीट मिलेगा। तो यहीं से मैं लिख सकता हूँ कि रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। और अगर किसी ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, मुझे हीट ख़त्म करना है ताकि टेम्परेचर कम हो जाए, तो मैं इसे इससे मिलाकर ऐसा बना दूंगा ताकि टेम्परेचर कम हो जाए। तो रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। तो ये सारे से हमने सीखा कि टेम्परेचर पे, वॉल्यूम पे, प्रेशर पे और कॉन्सेंट्रेशन पे इफेक्ट होने पर इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव करता है। एक और है जो कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट के लिए बस इतना जान के रखिए कि नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, क्योंकि कैटलिस्ट का काम कुछ भी नहीं, सिर्फ स्पीड अप करना है। इट ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन।
रिएक्शन कितने स्पीड में हो रहा है, 1 घंटे में होगा कि 1 मिनट में हो जाएगा रिएक्शन, वो डिपेंड करता है कैटलिस्ट के ऊपर। लेकिन ये इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, ये हमें समझना है कैटलिस्ट के लिए। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ समझेंगे कि हमने अभी तक यहाँ जितने भी पैरामीटर्स को डिस्कस किया, जैसे कि एक डिस्कस किया था सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन को, इसे कम या ज़्यादा करने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएंगे। फिर हमने डिस्कस किया प्रेशर, फिर हमने डिस्कस किया वॉल्यूम, फिर डिस्कस किया हमने टेम्परेचर, और लास्ट में हमने डिस्कस किया कैटलिस्ट। इन सारे का इफेक्ट हमने पढ़ा किसमें, ऑन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, बट नॉट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। they affect on they affect on direction of equilibrium, on direction of reaction and not on equilibrium। इनका मतलब है कि हमारे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से रिएक्शन जो है, देखिए रिएक्शन कैसा है, ये है a प्लस ए, बी प्लस बी गिव्स सी प्लस सी एंड डी प्लस डी। ये हमारा रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन जिसे कह सकते हैं। ये रिएक्शन यहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के साइड होगा या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के साइड होगा, ये डायरेक्शन मुझे देते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन। ऑलरेडी ये इक्विलिब्रियम में है, अब मैंने कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज कर दिया किसी का भी, तो रिएक्शन को फिर से इक्विलिब्रियम में आने के लिए किस डायरेक्शन में जाना होगा, उसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के साइड जाना है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के साइड जाना है, यही डिटरमाइन करते हैं ये लाचेटियस प्रिंसिपल से। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएंगे, इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने के लिए। फिर से प्रेशर चेंज करने से रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएंगे, इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने। वॉल्यूम चेंज करने पे, टेम्परेचर चेंज करने पे और कैटलिस्ट चेंज करने पे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने यहाँ से जाना। ये सारे जो इफेक्ट है ना वो किसके ऊपर है, ये है ऑन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट दे रहे हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये फॉरवर्ड जाएंगे या बैकवर्ड जाएंगे। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इफेक्ट नहीं करता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसे हम के कहते हैं, के सी या के, या इसे के पी से भी डिनोट करते हैं। सी मतलब हो गया जब मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये मोल पर लीटर है इनका यूनिट, और पी है जब मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर इनफैक्ट, और इनका यूनिट जब बार है। यही तो दोनों में फ़र्क है। और इनका रिलेशन भी मुझे पता है कि के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी टू द पावर डेल एन। ये सब बातें तो मुझे पता है। अब मैं चाहे के सी की बात करूँ या के पी की बात करूँ, इसे ही हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन सब ये सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है जो है टेम्परेचर। तो क्योंकि इसके पहले भी आपने एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स में देखा होगा कि जब भी के सी या के पी लिख रहा हूँ तो उनके साथ एक टेम्परेचर साइड में लिखता हूँ। तो के सी और के पी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट आता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। जब आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते या घटाते हैं, या जब आप वॉल्यूम बढ़ाते या घटाते हैं, तो उस वक्त डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट आएगा कि हमारा रिएक्शन ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के साइड जा रहा है या प्रोडक्ट के। लेकिन के पी या के सी के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता, वो हमेशा सेम रहता है। ओके, के पी और के सी का वैल्यू कब चेंज होता है, जब टेम्परेचर को डिस्टर्ब करते, टेम्परेचर जब चेंज होता है तब के पी और के सी का वैल्यू चेंज होता है। अदरवाइज ये वैल्यू हमेशा सेम रहेंगे। ये बाकी सारे केसेस में क्या चेंज होता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। सिर्फ टेम्परेचर वाले केस में डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन तो चेंज होता ही है, साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हमारा चेंज होता है, उसे हम के सी कहें या के पी कहें, वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो भी देखते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर मैं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं, ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि
मैं ए को बी के संग मिलाऊंगा तो मुझे सी और डी तो मिलेगा ही, साथ में हीट भी मिलेगा, है ना। हीट कुछ आउट होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ऐसा। अच्छा, तो आप बताइए ऐसे रिएक्शन में अगर मैं इस रिएक्शन का टेम्परेचर खुद से ही बढ़ा दूँ, ठीक है, पहले ही बढ़ा के रखता हूँ, ठीक है, पहले ही बढ़ा के रखता हूँ, तो क्या ये इसे सपोर्ट करेगा? आंसर है ना, नहीं करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये ठंडा रहेगा, हीट नहीं है, तभी तो मिलकर हीट बनाएंगे। मैं पहले से ही हीट दे दिया तो यहाँ तो ये डायरेक्शन में आना नहीं चाहेगा, क्योंकि हीट तो पहले से ही अवेलेबल है। तो टेम्परेचर जब बड़ा है तो हमारा रिएक्शन होना नहीं चाहेगा। हाँ, इफ टेम्परेचर इज हाई सो रिएक्शन डू नॉट वांट टू प्रोसीड, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होना चाहेगा। और रिएक्शन अगर प्रोसीड नहीं होना चाहे तो हमारा केसी का वैल्यू कम हो जाएगा, केसी डिक्रीज। क्योंकि केसी है क्या, केसी होता क्या है, हमें तो पता है केसी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब रिएक्शन होना ही नहीं चाहेगा तो प्रोडक्ट का तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा, तो इस हाल में हमारा केसी का वैल्यू कम हो गया। उसी केस में अगर टेम्परेचर कम कर दिया मैंने, तो टेम्परेचर कम है तो रिएक्शन होना चाहेगा ताकि यहाँ पर हीट मुझे मिल जाए एज ए आउटपुट में यहाँ। तो उस केस में क्या होता है, रिएक्शन वांट्स टू प्रोसीड, रिएक्शन होना चाहता है और ज़्यादा करके, ताकि टेम्परेचर कम है वो बढ़ जाए। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन सपोर्ट करता है टेम्परेचर बढ़ने को, तो यहाँ पर इस केस में हमारा केसी का वैल्यू बढ़ जाएगा। इतनी सी बात है, बैक डायरेक्शन में भी ये होता है। अगर इसे एंडोथर्मिक के नज़र से समझे तो वहाँ के पर कैसा चेंज इफेक्ट है, तो वहाँ पर देखिए एंडोथर्मिक के असर में, एंडोथर्मिक इनमें क्या कहते हैं कि कुछ भी रिएक्शन को होने के लिए मुझे हीट देना है तब वो रिएक्शन होगा। मतलब कि ए प्लस बी के साथ मैं हीट भी दूंगा तब जाकर वो मिलकर सी और डी बनाएंगे। अब ऐसे हाल में इस टाइप के रिएक्शन के केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो मतलब तो मैं हीट दे रहा हूँ उसे इधर जाने के लिए, ए बी प्लस हीट मिल के तो सी और डी बनेंगे। जो तो इधर ए और बी प्लस हीट मिलाकर सी बनाने के लिए जो कंडीशन चाहिए वही मैं दे रहा हूँ, उसे हीट चाहिए मैं हीट दे रहा हूँ, तो ये तो ज़्यादा करके सी और डी बना देंगे, है ना। तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया हूँ तो रिएक्शन वांट्स टू हैपन, ये फेवर करता है रिएक्शन होने को, रिएक्शन वांट्स टू हैपन, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज में ए और बी तभी सी और डी बनाएंगे जब उन्हें हीट दिया जाएगा, और मैं हीट दे रहा हूँ तो ज़्यादा करके ए सी और डी बनाएंगे। तो इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज रिएक्शन वांट्स टू हैपन, देयरफॉर हमारा के सी भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन जब होगा ज़्यादा सी डी मिलेगा, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है मतलब के सी बड़ा है, के सी बड़ा हो गया। ओके, और अगर रिएक्शन का मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, उसे तो हीट चाहिए तब वो सी डी बनाएंगे, मैं हीट नहीं दूंगा, मैं टेम्परेचर कम करके रख दिया हूँ तो रिएक्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ रिएक्शन डू नॉट वांट टू हैपन, डू नॉट वांट टू हैपन या प्रोसीड, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोसीड वर्ड लिखना ही अच्छा रहेगा, प्रोसीड, रिएक्शन वांट टू प्रोसीड। तो यह डू नॉट वांट टू प्रोसीड, तो इनका केसी का प्रोडक्ट भी कम बनेंगे तो केसी का वैल्यू भी कम है। तो ये हुआ कि एक्सोथर्मिक कंडीशन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया गया तो हमारा केसी या केपी, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, उनका वैल्यू कम हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज किया गया तो उनका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। एंडोथर्मिक के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज किया गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम हो जाएगा। तो लॉजिकली हमने सारे चेंजेस को समझा, पढ़ा और देखा। एक छोटे से और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमें CH4 गैस
प्लस H2O गैस इक्विलिब्रियम में है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ और 3H2 गैस के साथ। ठीक है, ये इन्होंने कह दिया है। और ये भी कह दिया है कि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, मुझे कह रहे हैं कि केपी का एक्सप्रेशन लिखो, नंबर 1 केपी का एक्सप्रेशन। नंबर 2 कह रहे हैं कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो केपी पे क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर इंक्रीज का इफेक्ट ऑन केपी। फिर नंबर 3 कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो इफेक्ट ऑन केपी। नंबर 4 है कि अगर मैं कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ तो उनका इफेक्ट ऑन केपी। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछ रहा, अब यहाँ कह रहे हैं कि केपी पे क्या इफेक्ट होगा। केपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो आप सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन देखता हूँ, तो मुझे इसका एक्सप्रेशन इक्वेशन दिया है, मुझे केपी का एक्सप्रेशन लिखना है। तो हमें पता है केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मल्टीप्लाई बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, लेकिन टू दी पावर 3 होगा क्योंकि इनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है मतलब CH4 गैस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस। ये होगा केपी का एक्सप्रेशन। बहुत अच्छी बात है, पहला हो गया। दूसरी बात कह रहे हैं कि प्रेशर अगर इंक्रीज करूँ तो केपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने पहले ही देखा ना कि केपी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो मैं चाहे प्रेशर इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ केपी पे तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है कि प्रेशर इंक्रीज का हैज़ नो इफेक्ट ऑन केपी। केपी को या केसी को सिर्फ टेम्परेचर हिला सकता है या इफेक्ट कर सकता है, बाकी किसी पे कोई इफेक्ट, किसी का भी इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो प्रेशर इंक्रीज का हैज़ नो इफेक्ट ऑन केपी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम पे तो इफेक्ट है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे तो इफेक्ट है। वो क्या है, अब देखिए अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो प्रेशर को डिक्रीज करना है। इस साइड कितना मोल्स है, ये 1 और ये 1 2 मोल्स है। तो मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड, और यहाँ कितना है नंबर ऑफ मोल्स ऑन रिएक्टेंट साइड 2 है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑन प्रोडक्ट साइड कितना है, ये कितना है, यहाँ पर देखिए ये 1 और ये 3 4। तो अगर किसी ने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो मुझे प्रेशर डिक्रीज करना है। प्रेशर डिक्रीज तब होगा जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो रिएक्शन अगर 4 से 2 के तरफ आएगा तब प्रेशर डिक्रीज होगा। देयरफॉर अगर प्रेशर इंक्रीज है देन रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड टू डिक्रीज प्रेशर। ओके, तो प्रेशर इंक्रीज का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है केपी के ऊपर, लेकिन प्रेशर इंक्रीज के लिए रिएक्शन जरूर बैकवर्ड डायरेक्शन में काम चलेगा। ये हमने सीखा। नंबर 3 अब पूछ रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज का क्या इफेक्ट है हमारे केपी पे। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, ये किस टाइप का रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब कि हीट मिलने पे रिएक्शन होता है, और मैं टेम्परेचर इंक्रीज करके रिएक्शन कर ही रहा हूँ, तो वो फेवर कर रहा है ना। सो फेवर कर रहा है तो हमारा केपी इंक्रीज होगा। सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन केपी इंक्रीजेस फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हमने देखा है ऊपर भी। यहाँ पे देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो केपी या केसी इंक्रीज होता है, तो वो हो गया। और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में क्या होगा कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन, ये कौन सा रिएक्शन है, ये है
एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि मुझे हीट देने से ज़्यादा हीट यहाँ चाहिए ताकि ये इस डायरेक्शन में जाए। मैं हीट दे दिया, मतलब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर कम होना है, टेम्परेचर को कम होना है। मैं यहाँ पे हीट देता हूँ, हीट यूज हो जाता है, तब ये बनता है, और अभी मुझे टेम्परेचर कम करना है। ऑब्वियस सी बात है, तब ये हीट यहाँ मैं जो दे रहा हूँ यूज अप हो जाएगा और इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, तभी तो टेम्परेचर कम होगा। तो हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर से समझाता हूँ, कुछ नहीं, बस इतनी सी बात है कि यहाँ पर रिएक्टेंट प्लस हीट है इस केस में, वो हमें देता है प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि ये क्यों ऐसा है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, यहाँ पे हीट भी चाहिए तब प्रोडक्ट बनता है। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो एज पर लाचेटनेस प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, टेम्परेचर घटना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। टेम्परेचर कब डिक्रीज होगा, जब ये हीट यूज अप हो जाएगा। कैसे यूज अप होगा, जब हीट रिएक्टेंट के साथ मिलकर प्रोडक्ट बना देगा तो हीट खत्म हो जाएगा, यूज्ड अप हो जाएगा। तो इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो एज टेम्परेचर इंक्रीज देन रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारा Kp भी इंक्रीज हो रहा है और दूसरा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और क्या पूछे, कैटलिस्ट डालने से क्या होगा, तो कैटलिस्ट डालने पे ना तो टेम्परेचर पे ना तो Kp पे कोई इफेक्ट पड़ता है और ना ही हमारा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट होगा। सो कैटलिस्ट जब यूज कर रहा हूँ तो इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन Kp, नो इफेक्ट ऑन डायरेक्शन या इक्विलिब्रियम शिफ्ट, नो इफेक्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं आता है। ओके, दैट इज लिख सकता हूँ नो इक्विलिब्रियम शिफ्ट। ओके, तो ये सारी बातें हमने सीख ली यहाँ पर।